सो गाइज आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर क्या है, तो आज हम फिर से देखने वाले हैं झारखंड एमसीक्यूज़ का जो मैंने सीरीज चला रखा था, जो कि मैंने बोला था कि जो आने वाला जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसआई एक्साइज कांस्टेबल, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी झारखंड के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे झारखंड गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये आपका झारखंड का एमसीक्यूज़ जो ये सीरीज़ मैंने चला रखा है ना, ये आपको हेल्प करेगा। और यहाँ क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल होंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में दोनों ही भाषाओं में प्रश्न आती हैं। सो मैंने आपको 3 सेट दे दिया था। सेट 1 हमने कर रखा था, सेट 2 भी कर लिया था, सेट 3 भी हमने आपको दे रखा था, ये सेट 4 है। अब मैंने हर सेट में 50 क्वेश्चंस दिए हैं। तो जो ये सेट 4 देख रहे हो, वो पहले जाके सेट 1, 2, 3 जरूर देखना। उसमें बहुत सारी बातें ऐसे डिस्कस मैंने करी हैं क्वेश्चंस के साथ, जो आपको इसमें भी हेल्प करेगा। तो हम जब डिस्कशन करते हुए आते हैं ना, तो चीज़ें क्रोनोलॉजी में जुड़ जाती हैं और उस हिसाब से आपको पढ़ने में मदद मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, जो चैनल से नहीं जुड़े हो, हमारा जाकर चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। जुड़ के अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ये रहा हमारा एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन पे झारखंड एसआई, सीजीएल, एक्साइज, एलडीसी, साथ साथ जेपीएससी के भी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, सारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। सो आप किसी भी कोर्स में जुड़ सकते हो और कोई दिक्कत होने से इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा ऐप का लोगो जो आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पे। ऐप दोनों ही एंड्रॉयड वर्जन और एप्पल स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सो आप देख सकते हो। दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड। आई विल बी टीचिंग यू फॉर योर एग्जाम्स। सो हम बेसिकली क्या देख रहे थे, हम झारखंड जीके में एमसीक्यूज़, ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, झारखंड स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ये उसका सेट 4 है। तो आज भी हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ प्रश्न नहीं, उससे जुड़े हुए सारे जो ऑप्शंस है उसको भी मैं डिस्कस कर पाऊँ, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड द क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड ऑन टैगोर हिल नियर रांची। कि रांची के निकट टैगोर हिल पे निम्नलिखित में से किसे हैंग किया गया था, फांसी पे लटका दिया गया था, ठीक है, या फांसी दी गई थी। तो प्रश्न पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड ऑन टैगोर हिल नियर रांची। कि रांची के निकट किन, इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इनमें से किसे रांची के निकट जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। तो आप प्रश्न का ऑप्शन चेक करो, वीडियो को पॉज करो, जो लोग तैयारी कर चुके हो उत्तर दो, मैं जब बोलूँगा तो आप मिला लेना। साथ ही मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देने वाला हूँ, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि उमराव सिंह और शेख भिखारी, दूसरा है पांडे गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, तीसरा है नीलांबर पीताम्बर, चौथा है नादिर अली, कुर्बान अली। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी, तो उमराव सिंह और शेख भिखारी को। सही उत्तर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ए सही उत्तर है। और अगर हम आपको बताएं इनके बारे में, तो देखो शेख भिखारी जो थे ना, दीवान थे। ये दीवान थे किसके? उमराव सिंह के। और दोनों ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, दोनों एक फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। एक्चुअली हो ये रहा था कि ब्रिटिश ट्रूप जब रांची को कंट्रोल करने आ रहा था ना, रांची को कैप्चर करने आ रहा था, तो रास्ते में इन्होंने पेड़ ओड़ काट के ना, चुट्टुपोली जो घाटी है वहाँ पेड़ ओड़ काट के इनको रोक दिया था और अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। इसके कारण ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को फांसी पे लटकाया था। सो दे वेयर एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स। ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर्स थे। ये दोनों व्यक्ति जो आप देख रहे हो, नाम सुन रहे हो, शेख भिखारी, उमराव सिंह। शेख भिखारी कौन थे? उमराव सिंह के दीवान थे। ये बेसिकली कौन थे? इनके दीवान थे और दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which tribe centered along the उरांव ट्राइब इन पलामू रीजन फ्रॉम साउथ इंडिया। ये बोल रहा है कि कौन सी जनजाति, ऐसी कौन सी जनजाति है जो उरांव ट्राइब के साथ पलामू रीजन में घुसती है साउथ इंडिया से। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया। अब जब हमने जनजाति की बात करी तो हमने 3 पॉइंट आपको प्रमुख तौर पर दिया था। मैंने बोला था, मैं लिखने नहीं वाला हूँ, बस रिकॉल करा रहा हूँ। मैंने बताया था कि मुंडा के बारे में अननोन है, इनका सोर्स ये कहाँ से है, बट ऐसा माना जाता है कि मुंडा केम फ्रॉम तिब्बत। मुंडा केम फ्रॉम तिब्बत। अगर आई सेट के बिरहोर एंड खड़िया के बारे में बोला जाता है कि ये कहाँ से आए, तो हिल्स ऑफ कैमूर, कैमूर की पहाड़ियों से आए, ठीक है। देखो जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, वैसे ही प्रश्न जुड़े भी हुए हैं। तीसरा मैंने बताया था कि उरांव जनजाति जो है
ये क्या है, बेसिकली साउथ इंडियन है। इनका जो कुडुख भाषा है वो किससे मिलता है, कन्नड़। इनका जो कुडुख भाषा है वो मैच करता है, तो इस कारण से कन्नड़ या तमिल से मैच करता है, इस कारण से इन्हें माना जाता है कि साउथ इंडियन है। तो आपसे पूछा है कि उराव जनजाति जो है इसके साथ कौन सा एक और जाति आया था जो पलामू में एंटर किया था। द करेक्ट आंसर इज माह, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर बी, कि माह जनजाति जो है वो उराव जनजाति के साथ पलामू क्षेत्र में प्रवेश किए थे। ऐसा माना जाता है कि वो साउथ इंडिया से थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज माह। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, ठीक है, कॉइन्स वेयर फाउंड फ्रॉम एंड अराउंड रांची। देखो बोला कि निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा है किस डायनेस्टी के सिक्के जो है रांची या रांची के आसपास के क्षेत्र से बरामद हुए हैं। मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया है, सेट 1 या सेट 2 में डिस्कस करा था। मैंने वहाँ अच्छे से बताया था कि देखो आपको 3 जगह के सिक्कों के बारे में जानकारी रखनी है, 3 जगहों के बारे में जानकारी रखनी है। एक तो मैंने बोला था सिंहभूम की जानकारी आपको रखनी है, सिंहभूम। दूसरी मैंने बोला था चाईबासा की जानकारी आपको रखनी है, और तीसरी मैंने बोला था कि रांची की जानकारी रखनी है। और तीनों पे जो जिस प्रकार के सिक्के मिले मैंने तीनों बताया था, मैंने आपको तीनों बता रखा था। तो जैसे कि आपको पता है कि चाईबासा से इंडोशीथियन कॉइन हमें देखने को मिला था। कौन सा कॉइन मिला था, इंडोशीथियन कॉइन। हिंदी में भी इसे इंडोशीथियन ही बोलते हैं, तो जो हिंदी वाले हो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडोशीथियन कॉइन मिला। रांची से कुशाना कॉइन मिला, कुशान पीरियड के कॉइन मिले, जिसको आप कनिष्का बोलते हो, तो रांची से कनिष्का, ठीक है, के सिक्के मिले। चाईबासा से इंडोसीथियन कॉइन मिले, और सिंहभूम से रोमन कॉइन्स मिले, रोम साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। ये तीनों याद रखो, ये तीनों कहीं से ही प्रश्न बन जाएगा। अभी तो आपसे पूछा है रांची, सही उत्तर क्या होगा, कुशान वंश के सिक्के मिले, सही उत्तर हो जाएगा बी। पर आपसे अगर सिंहभूम पूछ लेता तो होता है रोमन कॉइन्स हो जाते हैं, रोमन सिक्के। और अगर आपसे चाईबासा पूछ लेता तो हो जाता है इंडोशीथियन कॉइन। तो प्लीज इन तीनों को आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो 3 का आंसर क्या हो गया हमारा बी, कि रांची या उसके आसपास के क्षेत्र से हमें कौन से सिक्के प्राप्त हुए, तो हमें प्राप्त हुए कुशान वंश के सिक्के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि एवरी ईयर व्हेन इज द हूल एंड संथाल विप्लव दिवस सेलिब्रेटेड। हूल दिवस मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो उसमें जब हमने बात करी थी हूल के बारे में, हमने बात करी थी कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हूल। हमने आपको संथाल विद्रोह भी पढ़ाया, तो हमने हूल भी पढ़ाया था आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी, 28 मार्च, 18 जून, 30 जून। बहुत लोग को पता होगा, झारखंड में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हूल का लिटरल मीनिंग क्या है, रिवोल्ट, विद्रोह, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, सॉरी ये 4 ही था ना, 4 का उत्तर हो गया आपका हूल विद्रोह 30 जून को, ठीक है। 5वां देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज डोमिनेटेड बाय सिंह डायनेस्टी। ये बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था। मैंने सिंह वंश के बारे में डिटेल आपको बता दिया है कि 2 शाखाओं में थे, एक का एस्टेब्लिशमेंट किया था काशीनाथ ने, दूसरा को किया था दर्प नारायण सिंह ने। इसी में हमने बताया था पौरी देवी किसने एस्टेब्लिश करा था, अच्युत सिंह ने। फिर हमने बोला था कि जगन्नाथ सिंह के समय भुइयां विद्रोह हुआ था। और सिंह वंश का जो वंशावली है उसका नाम क्या था, वंश प्रभा। ये सब बातों की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये क्या है, इनकी सिंह वंश की वंशावली है। देखो जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ प्लीज़ दिमाग में रखते चलो, ठीक है, कनेक्ट करते चलो, एग्जाम में प्रश्न बहुत आसान लगेंगे आपको। सो अभी हम सिंह डायनेस्टी को डील नहीं करने वाले हैं, अब हम सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज डोमिनेटेड बाय सिंह डायनेस्टी। आपको पता है सिंह से सिंहभूम, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसका कि सिंहभूम जो क्षेत्र था यहाँ पे आपको सिंह डायनेस्टी का राज था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके बारे में मैंने एक बात और आपसे करी थी कि हो ट्राइब्स जो है ये बोलते हैं कि ये जो सिंहभूम का नाम है इनके गॉड सिंहबोंगा के नाम पे पड़ा है। किनके नाम पे पड़ा है, सिंहबोंगा के नाम पे पड़ा है। जबकि सिंह वंश के लोगों का बोलना था कि नहीं ये नाम हमारे कान पड़ा है। सो एक क्लैश रहा है, और डॉक्टर वीरोत्तम बी वीरोत्तम करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हो ट्राइब्स के इस बात को
सपोर्ट करा है कि नहीं हो ट्राइब जो बोल रहे हैं वो सत्य है। इन्होंने इनके लिए सपोर्ट जाहिर करी है, हो ट्राइब्स के लिए, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है। अच्छा, हो जनजाति से जुड़ी हुई बात आ रही है, तो एक पॉइंट मैंने और बताया था कि हो लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हो देशम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हो देशम। इनके रहने का जो स्थान है, दैट इज द प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ हो ट्राइब्स, लिविंग ऑफ हो ट्राइब्स। तो देखो, यही सब ऐसे ही चीज़ों को कनेक्ट करके रखो तो एग्जाम में प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, सिंहभूम, ठीक है। 6, whom did the कोल रिवोल्ट स्टार्ट अगेंस्ट? बोल रहा है कि कोल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था। और कोल विद्रोह की बात करूं अगर मैं, तो कोल विद्रोह हुआ कब था? मैंने पूरी इसकी चर्चा करी है, इसके लीडर की चर्चा करी है। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, मैंने बोला था। अब आप ऑप्शन चेक करो। प्रश्न पूछा है कोल विद्रोह किसके अगेंस्ट हुआ था? दीकू, लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश और बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन आप लोग वीडियो को पॉज करो, एक बार उसका उत्तर देने की कोशिश करो, क्योंकि उत्तर दोगे तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोल विद्रोह के रीजंस भी आपको मैंने बता रखे थे, बहुत चीज़ें बताई थी कि विद्रोह 31-32 में हुआ। मैंने बोला था कि ओपियम प्रोड्यूस कराते थे, इफेक्ट पड़ता था हेल्थ पे। मैंने बोला था हड़िया पे टैक्स लगा था, जिसका नाम क्या था? पटचुई। हड़िया पे जो टैक्स लगा उसका क्या नाम था? पटचुई टैक्स, ठीक है। वुमेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वीमेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार सबने कर रखा था। तो बहुत सारे रीजन्स इसके बने थे, ठीक है। और आपको पता है कि कोल विद्रोह किसने किसने मिलकर किया था? तो हो और मुंडा दोनों जनजातियों ने मिल किया था। हो और मुंडा दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर देख के बताओ कि कोल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ? दीकू किसको बोलते हो? झारखंड से जो बाहरी लोग हैं। दूसरा लैंडलॉर्ड्स, तीसरा ब्रिटिशर्स, और चौथा ए एंड बी आपसे बोला है कि क्या दीकू और लैंडलॉर्ड्स इनके खिलाफ हुआ था। तो ये आपको बताना है, ठीक है। क्या सही उत्तर होगा? तो भाई दीकू और लैंडलॉर्ड्स दोनों के खिलाफ हुआ था, क्योंकि रीजन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आउटसाइडर्स लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। जो आउटसाइडर्स हैं दे वर गिवन मोर प्रायोरिटी दी जा रही थी उनको, ठीक है। तो ये तो भाई बाहर ही होगा, यही दीकू है। जो आउटसाइडर्स हैं यही तो दीकू हैं, तो इनके खिलाफ। और साथ साथ लैंड पर रेंट बढ़ाया गया था, लैंडलॉर्ड जमींदार जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो इनके खिलाफ। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, कि कोल विद्रोह दोनों खिलाफ हुआ था। हुआ कब? 31-32 में। इसमें बहुत सारे मैंने नाम बताया था, कार्तिक सरदार, देसाई, मुंडा, मैंने बहुत लोगों का नाम बताया था इसमें। साथ ही मैंने बोला था ये हड़िया वाला टैक्स याद रखना, उसको पटचुई बोला जाता है। अच्छा, कोल विद्रोह का परिणाम भी मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे, जिसमें से आज मैं एक को बहुत ब्रॉडली डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे यहाँ मिला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन SWFA बना था। मैंने बोला था कि SWFA बना। दूसरा कि मुंडा मान के सिस्टम को थोड़ा जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर दे दिया गया था आफ्टर दिस रिवोल्ट। कोल विद्रोह के बाद जो मुंडा मान की सिस्टम था उनको थोड़ा फाइनेंशियल और जुडिशियल, जिसको बोलते हैं वित्तीय और न्यायिक, थोड़ा सा इनको पावर दे दिया गया था, थोड़ा शक्ति प्रदान करी गई थी। और ये जो SWFA है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यही आगे चल के आपका विल्किंसन रूल बनाता है, जो कि लगता है कहाँ आपको, आज उस पर भी प्रश्न आया है, तो उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सो करेक्ट आंसर कि कोल विद्रोह किसके अगेंस्ट में हुआ? सो दीकूज एंड लैंडलॉर्ड्स दोनों के अगेंस्ट में हुआ, ठीक है। देखो, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूं ताकि आपको याद रहे, तो कृपया जब आप पढ़ते हो ना तो इसी तरह से सोचना भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। विच रीजन ऑफ झारखंड वाज कॉल्ड दामिनेको? ये बोल रहा है कि दामिनेको झारखंड के किस क्षेत्र को कहा जाता था? ऑप्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। हम इसे पूरी डिस्कशन आपको कर देंगे। तो दामिनेको किसे कहा गया? किस क्षेत्र को झारखंड के? संथाल परगना को, छोटा नागपुर को, सरायकेला को, या फिर हजारीबाग को? तो चारों में से सही उत्तर क्या होगा? दामिनेको किसे कहा गया, ठीक है। तो पहले इसका उत्तर ले लेते हैं, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सही उत्तर क्या है कि संथाल परगना क्षेत्र को दामिनेको कहा गया, ठीक है। देखो, दामिनेको ये एक पर्शियन शब्द है। ये क्या है? एक पर्शियन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? द स्कर्ट ऑफ हिल, द स्कर्ट ऑफ हिल, ठीक है। इसका मतलब क्या? द स्कर्ट ऑफ हिल। तो बेसिकली ये दिया गया किसको? जो आपका राजमहल एरिया है, द फॉरेस्ट ऑफ राजमहल, द फॉरेस्ट ऑफ राजमहल। अब ये राजमहल है कहाँ?
या राजमहल का ये जो जंगल है कहाँ, ये पड़ता है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। ये किसके अंदर आता है, एसपी डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन के अंदर में आता है, ठीक है, ओके। तो भाई दामिने को एक पर्शियन शब्द है जिसका मीनिंग है स्कर्ट ऑफ हिल। ये राजमहल के जंगल के लिए बोला गया था जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि संथाल परगना डिवीजन में आता है। सो उत्तर संथाल परगना हो गया। अब कुछ पॉइंट और लो। देखो दामिने को एक्चुअली किसने दिया था, तो भाई ये नाम ब्रिटिशर्स ने दिया था। किसने दिया था, ब्रिटिशर्स ने। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि संथाल को, जितने भी संथाली हैं, संथाल ट्राइब्स को बसाने के लिए एक जगह दिया गया था कि भाई तुम आओ यहाँ बसो। और हुआ ये कि दामिने को इन लोग के लिए दिया गया। और बाद में क्या हुआ कि ये जो दामिने को वाला इलाका है, शुरू में यहाँ पे लगभग 400-450 विलेजेस थे, जो कि बाद में बढ़ के 1500 गांव हो गए संथाल के, 1500 विलेज हो गए। लगभग इनकी उस समय आबादी 3000 थी। ये जो फॉरेस्ट ऑफ राजमहल में संथाल जो रहते थे उनकी आबादी 3000 थे, जो बढ़ के लगभग 82,000 तक इनकी आबादी हो गई। तो संथाल परगना डिवीजन में ये जो दामिने खो जगह था, वो संथाली लोग को बसाने के लिए एक जगह दिया गया था, इसका नाम दे दिया गया था दामिने को, ठीक है। तो किनको बसाने के लिए था, अगर बोल दिया जाएगा कि दामिने को शब्द किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, सो व्हाट विल बी द आंसर, संथाल जनजाति। किससे जुड़ा हुआ है, संथालियों से जुड़ा हुआ है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है, ओके। तो चलते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, आप लोग लिख लेना, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच सिटी डिड हिदायत अली खान मेड हिज कैपिटल। ये बोल रहा है कि हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, किस शहर को। तो हिदायत अली खान ने किस शहर को राजधानी बनाया था, हंटरगंज, हुसैनाबाद, हैदरनगर और पालनपुर। सो देखो सही उत्तर क्या है, हुसैनाबाद। हुसैनाबाद को ही जपला बोलते हो आप लोग, इसी का नाम क्या है, जपला। जब मैंने जपला की बात करी तो एक बात बताया था मैंने, प्रताप धवल, ठीक है। मैंने बोला था कि एक राजा जो जपला पे अकेले राज कर रहा था, जब पलामू राजवंश पूरा रक्सैलों से भरा हुआ था, ठीक है। तो वो कौन थे, प्रताप धवल। तो जपला से प्रताप धवल को जोड़ के रखना, प्रताप धवल, याद रखना। ये नाम किससे जुड़ा हुआ है, जपला या हुसैनाबाद से जुड़ा हुआ है। और हिदायत अली खान ने अपना कैपिटल राजधानी कहाँ बनाई थी, तो हुसैनाबाद में ही बनाई थी, ठीक है, ओके। वैसे हुसैनाबाद पड़ता क्या है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ये कहाँ है, ये जो जगह है ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाज द ट्राइबल सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन फॉर्म्ड। कि आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ। आपसे पूछा है कि आदिवासी सोशियो एजुकेशन, ठीक है, एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1920, 1935, 1942 और 1952। कब हुआ था, इसका सही उत्तर क्या होगा, चारों में से सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, कि ट्राइबल सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन कब बना, 1952 में बना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, 1952 में बना था, ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। और मुझे ये प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका उत्तर दे दोगे। बहुत आसान प्रश्न है कि व्हेन वाज द बिरसा मुंडा रिवोल्ट स्टार्टेड। कि बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है, 1890, 1891, 1892 और 1895। सही उत्तर क्या होगा। और चूंकि बिरसा मुंडा रिवोल्ट की बात आई है तो हम मुंडा विद्रोह की पूरी चर्चा आपको कर देंगे। हमने उसके पहले भूमिज की चर्चा करी, खरवार विद्रोह की चर्चा करी, कोल विद्रोह की चर्चा करी, संथाल विद्रोह की चर्चा करी, हो विद्रोह की चर्चा करी, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम मुंडा को भी देख लेंगे और आज तमाड़ विद्रोह को भी डिस्कस कर लेंगे। ये दो विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैं कवर नहीं कर पाया था, अभी कवर कर दूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ऑप्शन देखो, 1890, 1891, 1892 और 1895 कि बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ। इसको डिस्कस भी करेंगे, वीडियो को पॉज करो, उत्तर दो, ठीक है। इसको पूरा का पूरा भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। सो व्हेन वाज द बिरसा मुंडा रिवोल्ट स्टार्टेड, कि बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ। अब मैं आपको पूरा का पूरा मुंडा विद्रोह की कहानी बताता हूँ, बहुत सारे पॉइंट दूंगा, आप लिख लेना। देखो मुंडा विद्रोह का जो समय अवधि रहा, जो काल रहा, वो रहा 1895 से लेके 1900 तक के बीच। मुंडा विद्रोह का ये समय सीमा था जो 1895 से 1900 तक चला, ये विद्रोह चला। मुंडा विद्रोह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुंडा विद्रोह को दो नामों से जाना जाता है। एक तो मुंडा विद्रोह
मुंडा रिवोल्ट जिसको आप बोलते हो। और दूसरा इसका नाम है मुंडा उलगुलान। क्या है? मुंडा उलगुलान। देखना मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लूंगा। अब ये जो उलगुलान शब्द है इसका मतलब क्या है? ये जो उलगुलान शब्द है इसका मतलब क्या है? ये जो उलगुलान शब्द है इसका मतलब है रिवोल्ट। क्या इसका मतलब है? रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब विद्रोह। अगर हम मुंडा विद्रोह की बात करें तो 19th सेंचुरी का सबसे हीरोइक रिवोल्ट था या मूवमेंट था? 19th सेंचुरी का जो सबसे हीरोइक मूवमेंट था ना वो था बिरसा मुंडा मूवमेंट या रिवोल्ट। ठीक है, तो 19th सेंचुरी का। एक्चुअली देखो जो मुंडा जनजाति है लगभग 2000 से भी अधिक सालों से वहाँ रह रहे थे, और जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, ये सारे के सारे करप्ट थे, ये इनको एक्सप्लॉइट करते थे। अगर इस रिवोल्ट की मैं मेन रीज़न की बात करूँ कि ये रिवोल्ट स्टार्ट ही क्यों हुआ, तो इसको देखो कुछ प्रमुख कारण रहे क्या। इसके कुछ प्रमुख कारण थे, जिसमें एक था तुम्हारा रेंट, जिसको टैक्स बोल लो, रेंट या टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया गया था। दूसरा एक मेजर रीज़न था कि जो खूट कट्टी एक प्रथा है, खूट कट्टी, ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाले समझ लेना यार थोड़ा, ठीक है। खूट कट्टी, ठीक है, ये जो खूट कट्टी एक प्रथा है इसको रिप्लेस कर दिया गया था बेथ बेगारी से। किससे? बेथ बेगारी से। तो खूट कट्टी वाज रिप्लेस्ड बाय बेथ बेगारी सिस्टम। हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे खूट कट्टी क्या है, बेथ बेगारी क्या है। तीसरा क्या है कि कन्वर्जन हो रहा था, कि जो ब्रिटिशर्स थे ये कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। धर्म परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1894 में, ठीक है, 1894 में, ये भी एक मेजर रीज़न बना कि भाई ये विद्रोह हुआ। तो ये जो आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो कन्वर्जन है, ये जो खूट कट्टी की प्रथा है, ये सब जो है ना, ये कहीं ना कहीं मेजर रीजंस बने इस बिरसा विद्रोह या आंदोलन के जन्म में। ठीक है, तो ये आपका जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, एक्चुअली ये छोटा नागपुर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है। छोटा नागपुर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो कब हुआ था? 1894 में हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं रीजन बने थे। अब समझना, मैं पूरी कहानी थोड़ी सी आपको समझाता हूँ, इसको ढंग से समझना। ये भी विद्रोह देखो 3 फेज में हुआ था। ठीक है, ये भी जो मुंडा विद्रोह 3 फेज में हुआ था। इसमें जो आपको मेन याद रखना है कि मुंडा विद्रोह को मुंडा रिवोल्ट या मुंडा उलगुलान भी करते हैं। उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह, रिवोल्ट। रीज़न क्या थे? रेंट या टैक्स बहुत इंपोज किए गए थे। बाकी तो करप्ट नेचर लैंडलॉर्ड जमींदार का था ही। खुटकट्टी प्रथा को बेत बेगारी प्रथा से बदल दिया गया था। अब देखो खुटकट्टी क्या था, इसको समझना। खुटकट्टी आप किसको बोलते हो कि मान लो कुछ ये मुंडा जनजाति के लोग थे जो आपस में मिलकर किसी जंगल को जलाकर उसके एरिया को क्लीन करते। क्यों क्लीन करते? कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए। तो भाई हमने एक जंगल का एक छोटा सा हिस्सा लिया, उसको जलाया, उसको साफ सफाई कर दिया। अब ये जो ज़मीन है ना, मान लो 10 लोगों ने करा, तो इसको हम 10 पार्ट में बांट दिया। इसको हमने 10 पार्ट में मान लो बांट दिया। ठीक है, कि भाई जितना लोग थे इक्वल बट गया। तो ये खुटकट्टी की प्रथा थी। ठीक है, लेकिन इसे बेत बेगारी से रिप्लेस करने का मतलब है कि भाई अब क्या किया गया कि तुमसे तुम्हारी ज़मीन ले गई, तुम्ही से मेहनत करवाया जा रहा है और तुम्हें कोई मजदूरी नहीं दिया जा रहा है और तुम्हें ज़मीन का मालिकाना हक भी नहीं है तुम्हारे पास। मतलब एक तरह से बॉन्डेड लेबर जो होता है ना, जो बंधुआ मजदूर बेत बेगारी एक्चुअली हो गया आपका बंधुआ मजदूर के जैसे तुमसे काम कराया जा रहा है। बंधुआ मजदूर के जैसे तुमसे काम कराया जा रहा है। इसके अलावा जो छोटा नागपुर का जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है, कि जंगल संरक्षण कानून जो 1894 में बनाया गया, तो ये भी एक मेजर रीजन रहा। तो ये सब रीजन रहा कि भाई मुंडा विद्रोह हुआ। अब देखो इस सब पॉइंट को लेकर फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। अब मुंडा विद्रोह में सबसे अहम भूमिका निभाई बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा के बारे में जानने लायक बातें कौन कौन सी हैं उसको समझते हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, आप ध्यान नहीं दोगे, मैं मुंडा विद्रोह की ही बात कर रहा हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 की मृत्यु हुई। कहाँ हुई? डोरंडा जेल में। कहाँ हुई? डोरंडा जेल में हुई। इनका मरने का जो कारण है वो अननोन है। ब्रिटिशर्स ने बोला कॉलरा हो गया, कोई बोलते कि इन्हें मार दिया गया, तो बहुत सारी बातें हैं। और बिरसा मुंडा को, अगर मैं बिरसा मुंडा की बात करूं, बिरसा मुंडा की अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें 2 बार जेल हुआ था। एक बार इन्हें जेल हुआ अगस्त 1895 से लेकर नवंबर 1897 तक, और दूसरी बार इन्हें पकड़ा गया तो 3 फरवरी
1900 को, और इनकी मृत्यु हो गई 9 जून 1900 को। तो इनकी मृत्यु इस समय हो गई थी, ठीक है। और वीर महाली सिंह एक व्यक्ति का नाम है जो आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। वीर महाली सिंह ने ही मुंडा की खबर दी थी, जिसके बाद बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था और इनको दोरंडा जेल में डाला गया। जब दूसरी बार इनको जेल में डाला गया तो इनकी मृत्यु हो गई। तो वीर महाली सिंह को आप ट्रेटर समझ सकते हो, गद्दार के रूप में जान सकते हो। ये वही व्यक्ति था जिसने बताया था, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह की कहानी है। अच्छा, मुंडा विद्रोह में एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है, एक नाम है मानकी मुंडा। एक नाम क्या है? मानकी मुंडा। मानकी मुंडा जो थी वो गया मुंडा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी गया मुंडा की, जिन्होंने गया मुंडा की पत्नी थी, जिन्होंने ये जो मुंडा रिवोल्ट हुआ, ये विद्रोह हुआ, इसकी क्या थी? कमांडर इन चीफ थी। क्या थी? कमांडर इन चीफ थी, सेनापति कह सकते हो आप। कमांडर इन चीफ थी, सेनापति थी। तो मानकी मुंडा जो गया मुंडा की वाइफ थी, मुंडा विद्रोह में सेनापति या कमांडर की भूमिका निभाती हैं। और ये जो मुंडा विद्रोह हुआ, इसका पहला ऑफिस कहाँ खुला? तो पहला ऑफिस खुला खूंटी में। कहाँ खुला? खूंटी में। और ऐसा माना था कि ये फर्स्ट आर्म रिवेलियन रिवोल्ट था, पहला आर्म्ड, जो कहते हैं ना कि पहला सशस्त्र विद्रोह जिसको बोलते हैं ना, फर्स्ट आर्म रिवोलियन रिवोल्ट था। फर्स्ट आर्म्ड रिवोलियन रिवोल्ट था, आर्म्ड रिवेलियन रिवोल्ट था कि पहला ऐसा विद्रोह था जिसमें लोगों ने शस्त्र सही रूप से धारण किया हुआ था, ठीक है। अब मुंडा विद्रोह के बाद चीजें क्या बदली? क्या क्या चीजें बदली? सो देखो चीजें बदली क्या, इसको पहले लिख लो फिर मैं मिटाता हूं, ताकि पूरा मुंडा विद्रोह की चर्चा हो ही जाएगी। इसको लिख लो फिर मैं मिटाता हूं, ठीक है। इसको मिटाता हूं, कुछ पॉइंट्स आपको और देता हूं। देखो ये जो मुंडा विद्रोह था, ये मुंडा विद्रोह में दो गीत बड़ी प्रचलित थे। दो गीत, मुंडा विद्रोह में दो गीत बहुत फेमस थे। एक तो कटोंग बाबा कटोंग, इसको याद रखना, पूछा जाता है, कटोंग बाबा कटोंग। एक ये गीत था। दूसरा गीत था कि अबुआ राज अत जाना और महारानी राज तुंडू। अबुआ राज अत जाना और महारानी राज तुंडू, इसका मतलब क्या है कि मुंडा का राज का शुरुआत होता है, महारानी राज का अंत होता है। तो ये दो गीत बड़ी प्रचलित थे इस बिरसा मुंडा विद्रोह में, कि कटोंग बाबा कटोंग और दूसरा अबुआ राज अत जाना, और दूसरा है अबुआ राज अत जाना और महारानी राज तुंडू। इसका मतलब क्या है कि मुंडा राज्य का शुरुआत होता है, महारानी राज का अंत होता है। मुंडा विद्रोह खत्म होने के बाद डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या क्या हुआ? देखो पहला है कि जो सरदार आंदोलन आपको पता है, ये कहीं ना कहीं मुंडा विद्रोह का ही परिणाम था। तो सरदारी मूवमेंट वाज कंसिक्वेंस ऑफ सरदारी मूवमेंट, इसको आप इंग्लिश से बोलते हो, कहीं ना कहीं मुंडा विद्रोह का ही परिणाम रहा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दो नए अनुमंडल बने थे, एक गुमला और दूसरा खूंटी। ये बात याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पिछले बार आया भी था कि गुमला और खूंटी दो नए सब डिविजन्स बने। ये दो सब डिविजन्स बने और ये कब बने? 1905 में बने थे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जानते हो, CNP छोटा नागपुर, ठीक है, CNT एक्ट जिसको आप बोलते हो, CNT एक्ट जिसको कि आप बोलते हो, जो कि कब पास हुआ था? 11 नवंबर 1908 में पास हुआ था। ये कहीं ना कहीं मुंडा विद्रोह का ही परिणाम था, जिसको कि आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बोलते हो। ये मुंडा विद्रोह के कारण ही हुआ था, जो कि 11 नवंबर 1908 को पास हुआ था, और दो सब डिविजन्स बने, सरदारी आंदोलन। तो देखो मैंने बता दिया कि विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुआ। सरदारी आंदोलन हुआ, गुमला खूंटी दो सब डिवीजन बना, CNT एक्ट जो है 11 नवंबर 1908 को पास हुआ, जिसको कि आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हो। और इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुआ था कि जो खूंटकट्टी प्रथा थी, इसको फिर से, ये जो खूंटकट्टी सिस्टम था, इसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। मतलब फिर से इसको बहाल कर दिया गया कि ठीक है भाई, जो लोग जंगल जला के अपना भूमि को रखे हो कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, ये तुम्हारी रह जाएगी। तो खूंटकट्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। सो इतना सारा पॉइंट है, आई होप आप इसको भी लिख लो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मुंडा विद्रोह से कोई पॉइंट छोड़ा है, आपको पता होना चाहिए। सो मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, और ये जो मैंने बताया था इसका भी ले लो, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे।
चलिए इसको हटाते हैं और 11 देखते हैं। व्हेन वाज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद फॉर्म्ड, कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपको ऑप्शन दिया हुआ 1958, दूसरा ऑप्शन है 1963, तीसरा ऑप्शन है 1966, चौथा ऑप्शन है 1970। तो चारों में देख के बताओ कि कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1824 में वेयर वाज द लॉ रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश्ड, 1824 में लॉ अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? लॉ अनुसंधान केंद्र 1824 में कहाँ बना? लॉ आप लोग जानते हो, ये पेड़ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कीड़े के द्वारा तैयार किया जाता है, चूड़ी लहठी वहटी बनाने में काम आता है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इनफैक्ट मेरी भी ज़मीन जहाँ है, बहुत सारी ज़मीन एक जगह, ठीक है, वो जो पुराने ज़माने का होता है यार, तो लॉ का बिजनेस वहाँ भी होता है। और बहुत सारे पेड़ अगर आप जाके देखोगे ना उसको, तो इट्स लाइक मरून रेड, ब्रिक रेड टाइप का आपको दिखेगा। चलिए उसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। 1824 में लॉ अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? नामकुम में हुई थी। कहाँ हुई थी? नामकुम है कहाँ है भाई? ये तो रांची में है, ये रांची में है। देखो इसके बारे में दो चीज़ आपको और जानना है। इसी लॉ रिसर्च सेंटर को का पुराना नाम था, सॉरी अभी नया नाम क्या है? निशा। अभी इसका नया नाम क्या है? निशा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म है, एग्रीकल्चर। इसी का एक और नाम भी था, एक इसका और नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम्स, आपका ये भी नाम था। तो ये जो लॉ रिसर्च सेंटर है, इसी का दो और नाम है, एक तो निशा है और एक इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम्स है। ये इसका दो नाम और रहा है। तो आपसे अगर इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम्स पूछ ले, या निशा पूछ ले, या लॉ रिसर्च सेंटर पूछ ले, तीनों एक ही चीज़ को बता रहा है, जो कहाँ है? नामकुम में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1824 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच स्टेट वाज फाउंडेड इन 15th सेंचुरी बिटवीन हजारीबाग एंड गया रीजन। क्या हजारीबाग और गया के बीच में 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? मैंने डिस्कस करा है, आप लोग को पता होना चाहिए। जब भी हजारीबाग और गया के बीच की बात आए, आप समझ लो किसके लिए? खड़गडिया स्टेट की बात है। किसकी बात है? खड़गडिया स्टेट की बात है। खड़गडिया स्टेट किसने स्टैब्लिश किया है? फाउंडेड बाई हंसराज देव। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है। कब स्टैब्लिश हुआ? 15th सेंचुरी में। किस कास्ट को हरा के ये खड़गडिया स्टेट बना था? बंदा खेत कास्ट, मैंने बताया था। बंदा खेत कास्ट, बंदा खेत जनजाति को हरा के बनाया गया था। उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो इसका जो क्षेत्र था वो हजारीबाग से HZBZ हजारीबाग से गया तक फैला हुआ था। लगभग 90 किलोमीटर का ये एरिया था, मैंने बताया था। जो लोग मेरे वीडियो को पहले देखे होंगे उसको पता होगा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। तो खड़गडिया स्टेट वाज फाउंडेड बाय हंसराज देव। इट वाज द एरिया बिटवीन हजारीबाग एंड गया दैट वाज इन अ स्ट्रेच ऑफ 90 किलोमीटर। ठीक है, एंड आफ्टर डिफीटिंग बंदा खेत कास्ट, दे हैव एक्वायर्ड दैट एरिया व्हिच नेम्ड खड़गडिया स्टेट, फाउंडेड बाय हंसराज देव इन 15th सेंचुरी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु वाज द रूलर ऑफ छोटानागपुर रीजन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश एंड बलबन। ये बोल रहा है कि इल्तुतमिश और बलबन के समय में, शासनकाल में, छोटानागपुर खास क्षेत्र पे कौन शासन कर रहा था? इल्तुतमिश और बलबन के समय में, अवधिकाल में, छोटानागपुर का जो एरिया था उस पर शासन कर कौन रहा था? भाई सीधा उत्तर है, क्या उत्तर है? लक्ष्मण, क्या है? लक्ष्मणकरण, हेमंतकरण, हरिकरण और प्रतापकरण। हरिकरण उस समय रूल कर रहे थे। सही उत्तर क्या है? सी, कि इल्तुतमिश और बलबन के समय छोटानागपुर पे कौन शासक राज कर रहा था? तो वो था हमारा हरिकरण। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 बोल रहा है कि इन द संथाल कम्युनिटी द वर्ड भागदो प्रजा हैज बीन यूज्ड फॉर। ये बोल रहा है कि संथाल समुदाय में भागदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है?
संथाल समुदाय की बात हो रही है। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द का मतलब क्या है? सीधा उत्तर याद रखो, सीनियर जेंटलमैन। ये जो वरिष्ठ सज्जन होते हैं, जो सीनियर मोस्ट पीपल होते हैं संथाल समुदाय में, संथाल कम्युनिटी में, इन्हीं को कहा जाता है भगदो प्रजा। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, 15 का बी। 16 में चलते हैं। इन द मांझी गवर्नेंस सिस्टम द ग्राम पंचायत डिड नॉट टेक डिसीजन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब बोला है कि मांझी शासन व्यवस्था में, मांझी शासन व्यवस्था, तो पहली क्वेश्चन आती है भाई मांझी शासन व्यवस्था है किसकी? ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ प्रश्न क्या बोला है कि मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिया जाता है? ठीक है, नहीं लिया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास? फर्स्ट वन इज सेक्सुअल ऑफेंस, यौन अपराध, सेकंड वन इज थेफ्ट, थर्ड वन इज डाइवोर्स एंड फोर्थ वन इज मर्डर। तो पहले उत्तर ले लो कि मांझी शासन व्यवस्था में, ठीक है, ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी हत्या पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अब मांझी गवर्नेंस सिस्टम किस जाति से बिलोंग करता है? संथाल से। किससे? संथाल से। ठीक है, चले आगे। 16 का आंसर इज डी। 17 में चलते हैं। दूध पानी न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। बोला दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में? बहुत बार मैंने चर्चा करी है, समय नहीं गवाते हैं। सीधा उत्तर हजारीबाग। कहाँ है भाई दूध पानी? हजारीबाग। ठीक है, ठीक है, तो दूध पानी न्यूलिथिक साइट आपका हजारीबाग में है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। Who wrote the book Notes on Tour of मानभूम? ये बोला कि नोट्स ऑन टूर ऑफ मानभूम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क्या हमारे पास? पहले किताब का नाम ध्यान से देखना, मैंने हर किताब के बारे में आपको ढंग से बताया है। ठीक है, इसको भी ध्यान से याद रखो क्योंकि राइटर या ऑथर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम, अ टूर इन मानभूम किसने लिखा? एल टिकेल, गोपाल राय, जेम्स डाल्टन और फादर कैमिल बल्के। ठीक है, तो किसने लिखा? सही उत्तर क्या होगा? एल टिकेल। सही उत्तर क्या होगा? एल टिकेल। तो भाई एल टिकेल ने लिखा था टूर ऑफ मानभूम। आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, टी फॉर टूर, टी फॉर टिकेल, ऐसे याद कर सकते हो। टूर टिकेल ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ओके, तो 18 का उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर? मैंने बताया है झारखंड हिस्ट्री और कल्चर, ये क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। सेम प्रश्न नहीं, लेकिन मैंने बताया था कि किसने लिखा है। अगर आपने सेट 1 to 3 देखा होगा तो आप इसका उत्तर तुरंत कर दोगे कि झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या था? वीरोत्तम साहब। ठीक है, देखो है डॉक्टर वीरोत्तम, मैंने ये डिस्कस करा था। सही उत्तर क्या है? वीरोत्तम, डॉक्टर बी वीरोत्तम। इनका पूरा नाम क्या है? बी वीरोत्तम। ठीक है, तो डॉक्टर बी वीरोत्तम इज द ऑथर ऑफ दिस बुक झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर। झारखंड का इतिहास संस्कृति किसने लिखा? डॉक्टर वीरोत्तम ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सूतिया पहान? आप बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? सूतिया नागखंड का गढ़ नहीं था, इसमें से कौन? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूतिया नागखंड, जब सूतिया पहन आई रूल करने, मुंडा शासन, जब मैंने बताया था मुंडा जनजाति के बारे में, मदरा मुंडा ने जब अपना पावर हस्तांतरित कर दिया, सूतिया पहन को हेड बना दिया। सूतिया पहन ने झारखंड को 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड में बांटा था। कितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में बांटा था? स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो गढ़। कितने गढ़ बने थे? 7 बने थे। कितने परगना में बांटा था? परगनास की बात आई तो भाई 21 परगना में बांटा था। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने किसी लेक्चर में डिस्कस करते वक्त बोला भी था कि नागवंशियों ने कितनी परगनाओं में बांटा था? 66 परगना में, 66 में। चलो अभी इसकी चर्चा करते हैं कि झारखंड को 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड, 7 गढ़ में बांटा था। नाम क्या क्या था? हम सबका नाम लिख लेते हैं, उत्तर अपने आप निकल आएगा। देखो, पहला था लोहरदग्गा। क्या था? लोहरदग्गा। मैंने लिख रखा था लास्ट में भी, फिर भी बता रहा हूँ। फिर है हजारीबाग। तीसरा है पालूनगढ़। पालूनगढ़ किसको बोला गया? पलामू को। फिर आपका है सिंहगढ़। सिंहगढ़ किसको बोला गया? सिंहभूम को। फिर आपका केसलगढ़। छठा आपका सुरगुगढ़। सुरगुगढ़ किसको बोला गया? सुरगुजा को। ये किसको बोला गया? सुरगुजा को बोला गया था। और एक है मानगढ़, मानभूम को बोला गया। ठीक है, मानगढ़ आपका धनबाद वाला इलाका जो हो गया। तो लोहरदग्गा, हजारीबाग, पालूनगढ़, सिंहगढ़, केसलगढ़, सुरगुगढ़ और मानगढ़। देखो, हजारीबाग है, पालूनगढ़ है, मानगढ़ है, तो क्या नहीं है भाई? पलामूगढ़, ऐसा कोई शब्द नहीं था, पालूनगढ़ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा
कि निम्न में से कौन सुतिया नाखंड का एक गढ़ नहीं था, नहीं है पूछा है, नॉट पूछा है, नहीं पूछा है, तो पालूनगढ़, पलामूगढ़ नहीं था, ये पलामूगढ़ लिखा हुआ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पलामूगढ़ के लिए सुतिया नाखंड ने क्या नाम रखा था, पालूनगढ़ नाम रखा था, दैट वाज पालूनगढ़ नॉट पलामूगढ़। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 21 पे चलते हैं। द टायरनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ सिंह डायनेस्टी लेड टू भुइयां रिवोलियन, बोला कि किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार फलस्वरूप भुइयां विद्रोह हुआ था। मैंने बताया था, जब सिंह वंश पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि जगन्नाथ सिंह के वजह से भुइयां विद्रोह हुआ था। सही उत्तर क्या है, जगन्नाथ सिंह। तो देखो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में मिल रहा है। इसे मैंने बताया था पौरी देवी किसने स्टैब्लिश करा था, अच्युत सिंह ने, एकदम याद रखना, ठीक है, वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं टकराएगा। तो 21 का उत्तर हो गया आपका डी। ओके, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द संथाल कम्युनिटी कॉल बॉन्डेड लेबर। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं, संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते थे, तो सही उत्तर है कमियां कहते थे। क्या कहते थे, कमियां। कमियां का मतलब भी होता है नौकर, जो काम करने वाला होता है। तो संथाल समुदाय में बंधुआ मजदूर को कमियां कहा जाता था। सही उत्तर क्या होगा, सी। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, सी। 23 देखो, हु डिड द कंपनी गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड छोटानागपुर, पलामू एंड रामगढ़ विच वाज कन्वर्टेड टू वन डिस्ट्रिक्ट इन 1773 एडी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि 1773 में कंपनी ने किसे अधिकार दे दिया था, किसको, तो छोटानागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को। आपको पता है कि 1773 एडी में छोटानागपुर, पलामू और रामगढ़ ये तीनों को एकत्र करके कंपनी ने इसे किसी को रूल करने के लिए दिया था। तो आपसे पूछा कि किसको दिया था, जैकब को, डाल्टन को, कैमक को और एवांस को। सही उत्तर होगा जैकब। सही उत्तर होगा जैकब। सही उत्तर क्या होगा इसका, जैकब की 1773 एडी में छोटानागपुर, खास, पलामू और रामगढ़ क्षेत्र को एकत्रित करके जैकब को रूल करने के लिए दिया था कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, सही उत्तर है ए। 24, हु डिड शेरशाह डिफीट एंड रूल्ड राजमहल एरिया। ये बोला कि शेरशाह ने किसे हराया था और राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। मैंने पढ़ा है झारखंड में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। आपको पता है ना, मुगल के बाद जो अफगान रूलर आता है शेरशाह सूरी, आपको पता ही है। ठीक है, तो हुमायूं को हराया था। सही उत्तर क्या होगा, सी। 25 देखते हैं। इन 1859 इन विच ऑफ द रीजन ऑफ झारखंड द सेल एंड रेंट लॉ वाज इंप्लीमेंटेड, कि 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था। सेल एंड रेंट लॉ 1859 में किस क्षेत्र में लागू किया गया था, सबको पता होगा, छोटानागपुर का वो क्षेत्र था, सीएनपी। ठीक है, सही उत्तर क्या है कि सेल एंड रेंट लॉ छोटानागपुर के क्षेत्र में 1859 में लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लिकर अपोज्ड। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, देखना, ध्यान समझना, और मैंने सेट 1 2 3 में बार बार चर्चा करी है। टीटलिज्म की, शराबबंद की, कौन कौन मूवमेंट इसको सपोर्ट कर रहे थे। अभी हम इसको देखेंगे कि आप लोग याद कितना, वीडियो को पॉज करके उत्तर दोगे कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था, भूमिज में, खरवार में, सरदारी में, कि नॉन ऑफ दीज में, किसमें विरोध हुआ था। याद करो, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, देखो, दो मूवमेंट की मैंने बात करी थी। एक तो खरवारी मूवमेंट की बात करी थी, खरवार विद्रोह या खरवारी मूवमेंट, खरवार विद्रोह की बात करी थी, और एक ताना भगत मूवमेंट जो था, ताना मूवमेंट की हमने बात करी थी। ये हुआ था भाई 1874 में और ये हुआ था 1914 में। ये दो मूवमेंट की हमने बात करी थी। दोनों मूवमेंट में हमने बताया था कि भाई खरवारी में तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि बैन ऑन मीट एंड अल्कोहल, बैन ऑन मीट एंड अल्कोहल, कि मांस और मदिरा दोनों पे बैन था। साथ ही साथ ताना भगत मूवमेंट में मैंने बताया था कि भाई शिबू भगत ने, जो ताना भगत मूवमेंट में लोग थे उनको दो पार्टे बांटा था, जरुआ भगत और अरुआ भगत। जरुआ भगत जो मीट ईटर थे, अरुआ भगत जो मीट ईटर नहीं थे। ठीक है, तो वहां भी सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ की बात करी गई थी, शुद्ध शाकाहारी भोजन की बात करी गई थी, और टीटोलिज्म की बात की गई थी, शराबबंदी की बात की गई थी। तो इन दोनों में ऑप्शन में है कौन, तो खरवार है। ठीक है, ये खरवार विद्रोह है। तो खरवार विद्रोह में आपको मूवमेंट, लीकर पे बैन हुआ था, मीट पे भी बैन हुआ था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, ओके, चलो आगे। सही उत्तर सही उत्तर बी। सही उत्तर बी। 27 देखो, इन 1692 एग्रीमेंट वाज स्ट्रक बिटवीन औरंगजेब एंड विच रूलर। ये बोला कि 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच में समझौता हुआ था। कब पूछा, 1692 में। मेदिनी राय, हरिनाथ शाह, राम शाह और नन ऑफ दीज राम शाह।
औरंगजेब और राम शाह के बीच में 1692 में एक समझौता हुआ था, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, राम शाह। ओके, 28 देखो, 27 हमने देख लिया ना। ओके, 28 बोल रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से साइट से, कौन से स्थल से हमें बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुद्धिज्म के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको जैन के साइट पूरा का पूरा बताया था लास्ट लेक्चर में, जब मैंने बात करी थी गिरडी, ठीक है, पकवीरा, गोलमारे, तुसामे, ये सब पवनपुर, हमने सारी बात करी थी, ठीक है। आज हम आपको बौद्धिज्म से जुड़े हुए जितने भी साइट है सबको एक बार रिकॉल कराते हैं ताकि आपको फिर से रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है। तो कौन कौन से साइट है आइए एक बार देखते हैं और समझते हैं। तो इसका उत्तर हम अपने साइट से ही निकाल लेंगे जब आपको हम रिवाइज करा रहे होंगे तब। देखो, बौद्ध धर्म का साइट की बात अगर की गई है तो एक तो याद रखो आप, मूर्तिया विलेज कहाँ है? पलामू। मूर्तिया विलेज, मूर्तिया गांव कहाँ है? पलामू में। मैं एक एक करके बस बता रहा हूं आपको। दूसरा है ईचागढ़ कहाँ है? चतरा। तीसरा आप याद रखो, तीसरा आप धनबाद में देखोगे, सॉरी रांची में चलते हैं तो रांची में आपको एक जगह बेलवा दागा, यहाँ पे याद रखना, खासकर मैं बता रहा हूँ बौद्ध बिहार के रिमेन्स प्राप्त हुए हैं। बौद्ध बिहार आप किसे बोलते हो? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्ग रहा करते थे, तो बौद्ध बिहार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा एक और जगह है आपका रांची में, मैंने बताया था, ये दूसरा क्या है? जौना फॉल। तो ये आपका मूर्तिया विलेज, पलामू, ईचागढ़, चतरा, रांची में बेलवा दागा और जौना फॉल, इसको लिखो। और एक साथ में यहाँ भी लिख लो पहले, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। पटम्बा विलेज कहाँ है? पटम्बा गांव, ये कहाँ है? जमशेदपुर का इलाका है। यहाँ से भी आपको बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। पहले इन चारों को लिखो, फिर 4-5 और देता हूँ। जैसे धनबाद का करुआ विलेज हो गया, दलमी हो गया, बुद्धपुर हो गया, इसके बाद फिर आपको हजारीबाग में सूरज कुंड हो गया, सीतागढ़ पहाड़ हो गया, ठीक है। तो इन सबको मैं बताता हूँ, पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। हमने क्या किया, बात की मूर्तिया विलेज, पलामू, ईचागढ़, चतरा। अरे यार इसको ठीक करो, ईचागढ़ आपका सरायकेला खरसवान है। ये सरायकेला खरसवान का एरिया है, सरायकेला खरसवान। इसको प्लीज़ आप लोग ठीक कर लेना, आई एम सॉरी फॉर दिस। खरसवान, ठीक है, सरायकेला खरसवान का एरिया है। और आपका जो चतरा वाला एरिया है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इटखोरी। कंफ्यूजन हो गया मुझे भी। इटखोरी कहाँ है? चतरा में है। तो देखो, इटखोरी, चतरा, ईचागढ़, सरायकेला खरसवान है। ईचागढ़ से आपको क्या मिलता है? यहीं पे आपको द गॉडेस तारा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो ईचागढ़, सरायकेला खरसवान है, ये जो गॉडेस तारा, जिसको कि आप क्या बोलते हो? बुद्ध देवी बोलते हो, बुद्ध देवी, इनकी प्रतिमा मिली है, ठीक है, जो अभी रांची म्यूजियम में रखी हुई है। तो मूर्तिया विलेज, पलामू, ईचागढ़ जो कि सरायकेला खरसवान में है, यहाँ से क्या मिला? गॉडेस तारा, जो कि बुद्ध देवी जिनको आप मानते हो उनकी प्रतिमा मिली है। रांची बेलवा दागा से बौद्ध बिहार के अवशेष मिला है, पटम्बा गांव से मिला है, जौना फॉल से मिला है, इटखोरी, चतरा से मिला है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और पॉइंट आपको दे सकूं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा अगर आप धनबाद से देखते हो, अगर आप धनबाद की बात करोगे तो धनबाद से आपको मिल जाएगा करुआ विलेज, करुआ गांव, ठीक है। दूसरा आपका मिल जाएगा दलमी और दियापुर। अब दियापुर और दलमी है कहाँ? ये दोनों स्वर्ण रेखा के बैंक पे हैं, स्वर्ण रेखा रिवर के बैंक पे हैं, बैंक ऑफ स्वर्ण रेखा रिवर। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके किनारे आपको देखने को मिल जाएगा दलमी और दियापुर। देखो दलमी यहाँ ऑप्शन में है तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो धनबाद से करुआ विलेज, दलमी, दियापुर जो कि स्वर्ण रेखा नदी किनारे हैं। तीसरा एक और है बुद्धपुर, ये आपको पड़ता है कंसाई रिवर के किनारे, कंसाई नदी के किनारे पड़ता है। और यहीं पे आपको देखने को मिलता है बुद्धेश्वर टेम्पल। कौन सा? बुद्धेश्वर का मंदिर आपको यहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो गोड्डा से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोड्डा में क्या है? योगिनी टेम्पल। गोड्डा में क्या मिला आपको? योगिनी टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा
आप हजारीबाग देख लो, हजारीबाग से क्या क्या प्राप्त होता है हमें। अगर मैं हजारीबाग की चर्चा करूं तो यहाँ सूरजकुंड से और सीतागढ़ पहाड़, ये भी इसका बौद्धिज्म का साइट रहा है, सीतागढ़ पहाड़, ठीक है। इतना साइट था बौद्ध धर्म का, ठीक है। मैंने पहले बताया पलामू मूर्तिया विलेज, फिर हम चले रांची में बेलवादागा और जौनाफॉल, फिर हम चले इटखोरी जो कि चतरा में है। इसके अलावा फिर हमने बात करी पटम्बा गांव जमशेदपुर, फिर हमने बात करी धनबाद के करुआ विलेज, दलमी दियापुर और बुद्धपुर की, फिर हमने हजारीबाग का सूरजकुंड और सीतागढ़ पहाड़ की बात करी, फिर हमने बात करी थी ईचागढ़ जो सरायकेला खरसवान में है, जहां आपको मैंने बोला था गॉडेस तारा जो बुद्ध देवी उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। गोड्डा में क्या है, योगिनी मंदिर है, ये भी कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे आपके साइट थे। एक चोर याद रखना, दलमी और दियापुर किस नदी किनारे हैं, तो स्वर्णरेखा नदी किनारे हैं। और अगर आपसे बुद्धपुर का बात करता है, ये किस नदी किनारे है, कंसाई नदी किनारे है। प्रश्न यहाँ से भी निकल सकता है, कृपया ध्यान में रखें, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर कुकुरदेश वर्ड यूज्ड फॉर झारखंड रीजन। बोला निम्नलिखित में से किस साहित्य में, बोल रहा है किस साहित्य में झारखंड को कुकुरदेश शब्द का प्रयोग किया गया है झारखंड के लिए। मैंने बोला था अर्थशास्त्र, मैंने पहले ये पॉइंट दे रखा है, सी इसका सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा, इन्हीं का नाम है चाणक्य, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। अर्थशास्त्र में ही अत्विक नाम के ट्राइब्स का जिक्र किया गया है, अत्विक ऑफिसर्स की बात की गई है। और दक्षिणापथ नाम का एक जगह है जो मौर्य राजवंश के लोग जब उधर से गुजरते थे लूटपाट करके, तो झारखंड का रूट के लिए वो दक्षिणापथ जाने के लिए ही झारखंड का रूट लिया करते थे। ये भी बात मैंने करी है। 30 देखो, इन हाउ मेनी परगना नागवंशी रूलर डिवाइडेड देयर किंगडम। अभी मैंने बताया था कि नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनाओं में विभाजित किया, 66 परगनाओं में। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी निकालते हैं, हमारे पास 20 प्रश्न बाकी है, 1 घंटे का लेक्चर हो ही गया ऑलरेडी, तो जल्दी से खत्म करते हैं। तो नागवंशी शासक ने कितने में बांटा, 66 ने। सूतिया पहाड़ ने कितने में बांटा था, 21 परगनाओं में बांटा था, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 कि व्हेन डिड द तमाड़ रिबेलियन स्टार्ट, कि तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ, ऑप्शन है 1780, 85, 87 या 89। देखो तमाड़ विद्रोह का उत्तर देने से पहले आप कुछ समझ लो तमाड़ विद्रोह के बारे में। देखो तमाड़ विद्रोह का जो अवधि काल रहा वो 1782 से लेकर 1821 तक का रहा। ऐसा बोला जाता है कि इट वाज द लॉन्गेस्ट एंड ब्लडिएस्ट रिवोल्ट, लॉन्गेस्ट एंड ब्लडिएस्ट रिवोल्ट, ऐसा बोला जाता है। भाई लॉन्गेस्ट एंड ब्लडिएस्ट रिवोल्ट कहने का मतलब क्या होगा कि सबसे लंबा और चलने वाला और सबसे ज़्यादा खूनी विद्रोह था। मतलब इतना जान गया था, इतना खून बहा था। और ये भी 6 फेजेस में होता है, 6 भागों में ये रिवोल्ट होता है। अब समझो जो सबसे फेमस वाला पार्ट रहा वो 1789 में हुआ, इसीलिए इसका सही उत्तर तो पहले डी हो जाएगा कि तमाड़ रिबेलियन कब स्टार्ट हुआ, 1789 में। अब कुछ पॉइंट्स और लोग ध्यान से समझते चलना। देखो रीजन क्या क्या थे, एक तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जमींदार लैंडलॉर्ड्स की वजह से, जो करप्ट थे वो तो था ही। इसके अलावा बाहर के लोगों को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही थी। और एक दिक्कत था, जो नागवंशी शासक थे ना वो बड़ी क्रूर थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे तमाड़ के लोगों को। और तमाड़ के लोग जो थे तो नागवंशी, एक रीज़न ध्यान रखना कि नागवंशी शासक जो थे, नागवंशी रूलर जो थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे, किसको, तमाड़ के लोगों को, तमाड़ के लोगों को। तो तमाड़ के लोग ने इनका अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नहीं होता कि राजा के रूप में जो इनका आधिपत्य था उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो 1782 में क्या होता है कि दृपनाथ शाह मराठा के साथ मिलकर इनको 2 बार इनको दबाने का कोशिश भी किए थे, किसको, तमाड़ के लोगों को, कि नहीं तुमको हमारा आधिपत्य मानना होगा, हम राजा, हम जैसे बोलेंगे तुमको एज ए गुलाम या राजा के जो सबमिशिव होते हैं वैसे बनकर रहना होगा। लेकिन तमाड़ के लोग उसको मान नहीं रहे थे। तो 1782 में दृपनाथ शाह ने एक और कोशिश करी, ठीक है, लेकिन तमाड़ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, नहीं माना तब भी। उस समय एक मेजर क्रॉफोर्ड थे, मेजर क्रॉफोर्ड, जिन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया था। 1782 वाले विद्रोह को किसने दबाया, मेजर क्रॉफोर्ड ने दबा दिया था। इसके अलावा क्या हुआ कि 1789 में एक बार फिर विद्रोह हुआ। 1789 का जो विद्रोह था, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो 1789 का विद्रोह था, इसको लीड किसने किया, इसको लीड किया था विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने, ठीक है। लेकिन इस रिवोल्ट को किसने दबा दिया, तो इस रिवोल्ट को लेफ्टिनेंट कूपर ने दबा दिया था, ठीक है। तो तमाड़ विद्रोह 6 फेज में हुआ, लॉन्गेस्ट एंड ब्लडिएस्ट इवेंट था। सबसे ज़्यादा फेमस जो रहा 1789 वाला रहा,
जिसको लीड किसने किया, बिश्नू मानकी और मौजी मानकी ने। लेकिन लेफ्टिनेंट कूपर जो ब्रिटिश के आर्मी से थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को इसमें दबा दिया था। 1782 में दृपनाथ शाह ने कोशिश करी, क्योंकि तमाड़ के लोग जो नागवंशी रूलर थे उनके एक्सप्लॉयटेशन से, उनके क्रूर अत्याचार से परेशान थे, वो उनको राजा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो दृपनाथ शाह ने ब्रिटिशर्स के साथ और मराठा के साथ मिलके इनको दबाने का, इनको अपना आधिपत्य इन पर स्थापित करने की कोशिश किया। लेकिन तमाड़ के लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है। और इस समय 1782 में जो लीडर थे वो कौन थे, भोलानाथ सिंह। इस समय जो लीडर थे वो कौन थे, ठाकुर भोलानाथ सिंह। भोलानाथ सिंह, ठाकुर भोलानाथ सिंह ने 1782 के रिवोल्ट को लीड किया था। बाद में मेजर क्रॉफर्ड ने इसे सप्रेस कर दिया और दबा दिया। आप इसको लिखो, उसमें 2-4 पॉइंट और मैं आपको इंपॉर्टेंट देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप लिख लो, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, कुछ पॉइंट और दे रहा हूं, ध्यान देना। देखो 1782 में लीडर थे ठाकुर भोलानाथ सिंह, जिसको दबाया किसने, मेजर क्रॉफर्ड ने। 1789 में लीडर थे बिश्नू मानकी और मौजी मानकी, जिसको दबाया किसने, लेफ्टिनेंट कूपर ने। इसके बाद क्या होता है कि फिर 1795 में, फिर इसके आगे कहानी बताता हूँ, फिर 1795 में क्या होता है कि राहे के जितने भी जमींदार, राहे सिल्ली के जितने भी जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे, ये सब फिर जुड़ते हैं इस विद्रोह में, साथ देते हैं। और उसके बाद फिर विद्रोह तेज पकड़ता है, तूल पकड़ता है फिर से। तो 1809 में, ये बात एकदम याद रखना, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 1809 में जमींदार पुलिस बल, जमींदार पुलिस फोर्स जिसको आप बोलते हो, बनता है। जमींदार पुलिस फोर्स फॉर्म होता है, पुलिस फोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप जमींदार पुलिस बल भी कहते हो। क्या कहते हो, जमींदार पुलिस बल। कब बना, 1809 में बनता है, इन्हीं लोग के लिए बनता है। और फिर 1819 में ये बहुत तेज, ये रिवोल्ट जो है बहुत तीव्रता से एक बार फिर होता है, ठीक है, जिसमें मुंडा और उरांव दोनों मिलकर लड़ते हैं, मुंडा और उरांव दोनों मिलकर लड़ते हैं, और साथ ही बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित होकर लड़ते हैं। लेकिन 1819 में ये जो फिर से रिवोल्ट स्टार्ट होता है और तूल पकड़ता है, इसको कौन दबाता है, तो मेजर रफसेज इसको दबाते हैं, रफसेज, मेजर रफसेज इसको फिर से दबाते हैं। और फिर एक बार 1821 में होता है, ठीक है, जिसको फिर दबा दिया जाता है। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं, मैंने बस आपको बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जमींदार पुलिस फोर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, 1809 में हुआ। और 1819 में जो रिवोल्ट हुआ उसको दबाया किसने, मेजर रफसेज ने। 1789 वाला दबाया किसने था, आपको मेजर लेफ्टिनेंट कूपर ने दबाया था। 1782 वाला किसने दबाया था, तो मेजर क्रॉफर्ड ने दबाया था। इसको आप याद रखोगे, ठीक है। तो तमाड़ रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, इसमें से भाई 79 वाला आप टिक करोगे, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ। अब बोला व्हेन डिड विल्किंसंस रूल कम इनटू फोर्स इन कोलन रीजन। देखो विल्किंसंस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम एक बार फिर आपके लिए स्पेशल करेंगे, ठीक है। आज वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसको हम चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा करने जाएंगे 10 से 12 मिनट लग जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि विल्किंसंस रूल कब इन्फोर्स हुआ कोलन क्षेत्र में। तो भाई ये हुआ 1837 में। अभी आप इसको याद कर लो, इसकी चर्चा हम एक बार करेंगे। देखो 1834 में जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन बना था, SWF, मैंने बोला था किसके बाद, मुंडा विद्रोह के बाद। मैंने बोला था ना कि इसका परिणाम क्या रहा, सॉरी कोल विद्रोह, कोल विद्रोह के बाद। कोल विद्रोह कब हुआ, 1831-32 में। उसे मैंने बोला था कि दो चीज़ें हुई थी, एक तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन बना था, जो कि ये जो बना ये वाली की बात थी। और मैंने बोला था कि मुंडा मान के सिस्टम को थोड़ा फाइनेंशियल जुडिशियल पावर दिया गया था। तो यही जो आपका साउथ ईस्ट फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन बना, जो दक्षिणी सीमा प्रांत जो ये आपका गठन बनाना, यही आगे चल के विल्किंसंस रूल में बदलता है, जो कोल्हन में लगता है, ठीक है। मतलब उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए, देखो इतना उस एरिया में विद्रोह हो रहा था ना कि विल्किंसन ने सोचा कि भाई, उन्होंने सीधे क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी खबर कर दी कि भाई तुम ही आके संभालो, बहुत विद्रोह हमसे नहीं संभलेगा। तो फिर एक स्पेशल रूल बना के इस पूरे लोग को विल्किंसन के कंट्रोल में दे दिया गया। और यहीं से कहीं ना कहीं जो 1837 है ना, ये रेगुलेशन 13 की जो बात मैंने करी थी, रेगुलेशन 13 की बात करी थी, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और बाद में यही जो रेगुलेशन 20 बनता है, ये जो रेगुलेशन 20 बनता है, यही आगे चल के कमिश्नरी में कन्वर्ट होता है। इस सब की बात हम करेंगे, ठीक है। अभी आप ज़्यादा मत समझो, आप इतना समझो कि विल्किंसंस रूल कब लगा कोलन में, 1837 में बना या 1834 में बना था, लेकिन लगा कब आपका 37 में कोलन में। तो अभी आप सिर्फ इसको देखो, बाकी चीज़ अभी आप भूल जाओ। इसको हम डिस्कशन करेंगे, एक अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। हु फॉर्म द मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन। देखो मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन किसने बनाया था, A.K. राय ने बनाया था।
कहाँ गए थे? वेस्ट बंगाल गए थे। आपको पता होगा कि 1973 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, सॉरी मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। तो 1973 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना तो इसमें जो आपको शिबू सोरेन थे उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया था किसने? ए.के. राय ने। और इसमें एक स्लोगन चला था, एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था। स्लोगन का नाम क्या है? झारखंड लालखंड। स्लोगन का नाम क्या था? झारखंड लालखंड। देखो लालखंड, झारखंड तो झारखंड से प्रभावित था, लेकिन लालखंड जो है ना ये मार्क्सिस्ट सोच को दिखाता है। मार्क्सिस्ट ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये मार्क्सवादी लोग जो थे ना, इनके लिए लालखंड का प्रयोग किया गया। तो एक स्लोगन चला था, ए.के. राय ने जो वेस्ट बंगाल के थे सपोर्ट किया था किसको? शिबू सोरेन को 1973 में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनी थी। ठीक है, तो ए.के. राय इज द करेक्ट आंसर। स्लोगन याद रखना, झारखंड लालखंड। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट वाला ही स्लोगन है, शब्द है लालखंड। आगे देखो, इन द फर्स्ट सेंचुरी 64 AD टू हुम वाज द मुंडा पॉलिटी ट्रांसफर्ड। बोला कि प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? आपको पता है मुंडा ने किसने शिफ्ट किया था? नागवंशियों को शिफ्ट किया था। कि मुंडा की शासन व्यवस्था बाद में किसे हस्तांतरित हुई? तो नागवंशियों की, आपको पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 35 देखते हैं कि हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा ट्राइब विच वाज अपॉइंटेड मदरा मुंडा। कि मदरा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति को, मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता किया था? ठीक है, तो मदरा मुंडा ने किसे किया था? आपको पता है कि मदरा मुंडा ने सुतिया पहाड़ को चुना। सुतिया पहाड़ ने झारखंड का नाम रख दिया सुतिया नागखंड और उसको 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड और 21 परगना में बांट दिया था। तो किसे चुना था नेता? सुतिया पहाड़ को चुना था। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 36, गोड़ाइत एंड दीवान आर द असिस्टेंट्स ऑफ द विलेज हेड ऑफ विच ट्राइब्स। ये बोला गोड़ाइत और दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? किस जनजाति के? सही उत्तर क्या होगा? माल पहाड़िया। सही उत्तर क्या होगा इसका? गोड़ाइत और दीवान जो होते हैं किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? तो माल पहाड़िया। सही उत्तर क्या होगा 36 का? सी, माल पहाड़िया। आगे देखो, विच पार्टी वाज फॉर्म्ड इन झारखंड 1991। कि झारखंड में 1991 में किस पार्टी का गठन हुआ? किस पार्टी का गठन हुआ था? मैंने सेपरेशन ऑफ स्टेट जो पढ़ाया आप लोग को, झारखंड का बिहार से पूरा अलगाव बताया, उसमें मैंने एक एक पार्टी, एक एक एसोसिएशन जो भी बना सबकी चर्चा करी है बहुत सीक्वेंसली। मैंने वहाँ बताया कि झारखंड पीपुल्स पार्टी जो बना 1991 में बना था। कब? सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड पीपुल्स पार्टी 1991 में बना था। ठीक है, 38 देखो, व्हाट डज द बतौदी ट्राइब्स कॉल इट्स विलेज हेड। ये बोल रहा है कि बतौदी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? वीडियो को पॉज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको देखो, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है महतो, पहन, देहरी और प्रधान। तो आपसे पूछा है कि बथौड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर उसका हो जाएगा प्रधान कहते थे। क्या कहते थे? प्रधान। सही उत्तर क्या है? डी, कि बथौड़ी जनजाति के लोग जो थे अपने विलेज हेड को प्रधान कहते थे। ठीक है, 39 देखो, व्हेन वाज द आदिवासी हो समाज महासभा एस्टैब्लिश्ड। कि आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं, 1978, 1980, 1985, 1990। तो कब बना था ये आपसे पूछा है। एक बार वीडियो को पॉज करो, उत्तर देने की कोशिश करो कि आदिवासी हो समाज महासभा कब बना था। ठीक है, चेक करो इसको, कब बना था। तो भाई सही उत्तर क्या है इसका? कि आदिवासी हो समाज महासभा 1985 में बना। सही उत्तर इज सी। ठीक है, सही उत्तर क्या है? सी है। 40, इन 1616 which of the following kings was imprisoned in ग्वालियर फोर्ट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। कि 1616 में 4 ऑप्शन दिया हुआ, बोला इनमें से किसको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था? क्यों? क्योंकि ये कर नहीं दे पाया था। ठीक है, तो 1616 में कर न देने के कारण किस राजा को ग्वालियर के किले में कैद किया गया? तो ऑप्शन है दुर्जन साल, मणि मुकुट राय, फनी मुकुट राय और हेमंत राय। सही उत्तर क्या होगा? दुर्जन साल। दुर्जन साल ने कर नहीं दिया था, इसलिए उसे जेल में डाल दिया था। जेल जो था ग्वालियर का जेल था। ठीक है, 42, हाउ मैनी विलेजेस फॉर्म में परगना। कि कितनी विलेज मिलके, कितने गांव को मिलाकर एक परगना बनता है? सीधा उत्तर बता रहा हूँ, 15 से 20। डी इज द करेक्ट आंसर। कि कितने गांवों को मिला के एक परगना बनता है? तो 15 से 20 गांव को मिला के एक परगना बनता है। ठीक है, चुहाड़ वाज द सरनेम ऑफ हुज ट्राइब। कि चुहाड़ जनजाति किस, ये जो चुहाड़ सरनेम था, ये उपनाम जो था चुहाड़, ये किस जनजाति के लिए दिया गया था? ऑप्शंस क्या क्या एक बार चेक करते हैं हम लोग। बिरोर, भूमिज, सौरिया पहाड़िया और असुर। चुहाड़ स्पेशली भूमिज को बोला गया था क्योंकि ये लूटपाट मचाते थे।
ठीक है, ये लूट के ना जंगल में घुस जाते थे, तो चोर चुहाड़ जैसे बोलते हो ना, वहीं से आया। चुहाड़ किसके लिए बोला गया था? भूमिजों के लिए बोला गया, ठीक है। 42 का बी। 43 देखो, विच ट्राइब इज मानकी मुंडा गवर्नेंस रिलेटेड टू? मानकी मुंडा गवर्नेंस किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं। ऑप्शन देखो, उत्तर देने की कोशिश करो कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? हो, खड़िया, असुर, बतौदी, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है कि मानकी मुंडा गवर्नेंस सिस्टम ये किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जनजाति से जुड़ा हुआ है, याद रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया था ढोकलो सोरो किससे जुड़ा हुआ है? खड़िया से। मैंने बताया था ना ढोकलो सोरो किससे जुड़ा हुआ है? खड़िया जनजाति से। तो मानकी मुंडा सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? हो जनजाति से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। 44 देखो, ये बोला उलीहातू द बर्थ प्लेस ऑफ बिरसा मुंडा इच इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये बोला है कि उलीहातू जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है वो किस जिले में है? ऑप्शन में क्या क्या एक बार चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन बोल रहा है चतरा, गुमला, पलामू, खूंटी। उलीहातू जहां बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खूंटी में है। सही उत्तर क्या होगा? डी, खूंटी, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन पे डिस्कशन नीडेड है मैं वहां कर दे रहा हूं। जो क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे लगता है कि आपको बस उत्तर पता होना चाहिए, उसको हम थोड़ा सा फास्टली प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। उलीहातू कहाँ है? खूंटी में क्या हुआ था? बिरसा मुंडा साहब का जन्म हुआ था, ठीक। आगे देखते हैं 45। व्हेन वाज मार्शियल लॉ इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड? झारखंड में मार्शियल लॉ कब लागू हुआ? झारखंड में मार्शियल लॉ कब लागू हुआ भाई? तो लागू हुआ था, सीधे फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, याद करो, 10 अगस्त 1857। मार्शियल लॉ कब लागू हुआ? 10 अगस्त 1857 को लागू हुआ था झारखंड में। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। 46। हाउ मेनी ईयर्स डज द टेन्योर ऑफ ढोकलो सोरो कंप्राइज ऑफ? अभी देखो ढोकलो सोरो की हमने बात करी थी। ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था किस जनजाति के लिए है? आपको मैंने अभी बताया था और आपसे पूछ लिया है कि ये जो जनजाति, ये जो ढोकलो सोरो जो है, ये इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 का होता है, 5 का होता है, 7 का होता है कि 9 का होता है? ये आपसे अभी जस्ट पूछ रहा है। तो ये किस जनजाति की आपको पता है? खड़िया जनजाति के मैंने बताया था। और ये कितने साल का कार्यकाल अवधि होता है? तो 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? 3 साल का होता है, ठीक है। कितने साल का है? 3 साल का। क्वेश्चन 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेबल्स सपोर्टेड महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट? इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो भी आंदोलन आपको दिया गया ऑप्शंस में, बोला कि कौन सा आंदोलन ने गांधी जी के नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया? तो ध्यान देना, आपसे सपोर्ट की बात करिए, सपोर्टेड। ऑप्शन क्या है? खरवार, संथाल, ताना भगत या नॉन ऑफ द अबव? तो भाई किसने सपोर्ट करा था? देखो सपोर्ट नहीं किया था, उसके तर्ज पे खुद ये लोग मूवमेंट किया। जैसे मैंने आपको खरवार मूवमेंट के बारे में बताया था कि सफाहोड़ मूवमेंट और गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी कुछ उसी प्रकार का था, सिमिलर था, लेकिन नॉट सपोर्टेड। तो खरवार, संथाल, ताना भगत ये तीनों किसी ने सपोर्ट नहीं करा था, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 48 देखो, व्हेन वाज द ऑल इंडिया झारखंड पार्टी फॉर्म? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी कब बनी? मैंने सेपरेशन ऑफ स्टेट में सिर्फ 2 ही बात बताया था ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के बारे में। 2 बात कौन कौन सी थी? कि ये बनी थी 1967 में, और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बागुन सम्प्राय के द्वारा बनाई गई थी। बागुन सम्प्राय के द्वारा बनाई गई थी। ये मैंने 2 ही बात करी थी। देखो पहला बात है 1967, आपसे पूछ भी लेगा किसने बनाया, तो बागुन सम्प्राय ने, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ भाई? 1967 बाई बागुन सम्प्राय, ठीक है। 49, बैटल ऑफ टकरोई टुक प्लेस बिटवीन होम? बोला ये जो बैटल ऑफ टकरोई है, टकरोई का जो युद्ध जिसको आप बोलते हो, टकरोई की लड़ाई, ये किसके किसके बीच हुई थी? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन है शेरशाह, हुमायूं, मराठा चेरो एंड शेर खान, शेरशाह मेदिनी राय, चौथा है अब्दुल रहीम खान खाना और जुनैद करानी। आप जुनैद करानी का नाम एकदम याद रखना। बैटल ऑफ टकरोई जो हुआ था वो जुनैद करानी और अब्दुल रहीम खान खाने के बीच में हुआ था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ टकरोई, डी इज द करेक्ट आंसर। ये किसके किसके बीच हुआ? अब्दुल रहीम खाना और जुनैद करानी के बीच में हुआ था बैटल ऑफ टकरोई। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आने का चांस है, बैटल ऑफ टकरोई, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं हम, और इसके बाद आज के सेशन को हम एंड करते हैं। अपना लास्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच नागवंशी रूलर वाज द फर्स्ट इन्वेजन बाय मराठा ऑन झारखंड। ये बोला है किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में, मतलब आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा नागवंशी शासक था जो जब रूल कर रहा था तो पहली बार मराठाओं ने अटैक किया। आपको पता है कि मराठा बहुत बार झारखंड पर अटैक की लूटपाट मचा के चले आते थे, ठीक है। तो मराठा जो पहला अटैक झारखंड पे किया तो उसमें नागवंशी के राजा उदय शाह जो है वो शासन कर रहे थे। सही उत्तर क्या होगा? उदय शाह। सही उत्तर क्या होगा? उदय शाह। तो ये आपका 50 क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया है और इसके PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने टेलीग्राम से भी खुद को जोड़ रखा होगा। टेलीग्राम पे आपको लिंक तो चैनल के नीचे मिल ही जाएगा, इस वीडियो के नीचे, और ऐसे भी आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे हमारा झारखंड तो आ जाएगा। तो आप झारखंड का MCQs का ये सेट 4 रहा, इसको मैं PDF के तौर पे वहाँ दिलवा दे रहा हूँ। जो चाहते हो अच्छे से तैयारी करना, हमसे हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और इस सेशन का लाभ उठा सकते हो। थैंक यू फॉर दिस। फिर मिलते हैं।